Good morning, students. Welcome to class 12th Commerce, subject accountancy. In the previous video, we have given some intro about your first chapter, that is NPO. Now, going further, हम next topic start करते हैं अपना, that is income and expenditure account. It is the summary of income and expenditure of the year. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? एक ये समरी है जिसमें हम इनकम और एक्सपेंडिचर को, जो कि पूरे साल से रिलेटेड होते हैं, को शो ऑफ करते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ा था, आपने देखा होगा. उसकी लेफ्ट साइड, दैट मीन्स डेबिट साइड पर सारे लॉसेज एक्सपेंसेस दिखाते थे हम, और उस पर क्रेडिट साइड पर सारी इनकम और गेन्स दिखाते हैं. सिमिलरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर भी दो साइड्स होती हैं. उसकी लेफ्ट साइड पर सारी एक्सपेंडिचर्स दिखाते हैं और उसकी राइट साइड पर सारी इनकम साइड दिखाते हैं. इसमें एक बात और बहुत ध्यान रखने वाली है. ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड आर रिकॉर्डेड वेदर रिसीव्ड और नॉट. इसमें भी एक्रूअल बेसिस को ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह का कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो आपने नोटिस किया होगा, हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर भी एक्रूअल बेसिस फॉलो करते थे और नॉमिनल बेसिस पर उसको बनाया जाता था. तो मैं उसके फॉर्मेट को एक बार आपको रिव्यू करवा देता हूँ, इससे हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे. आप देख पा रहे हैं, ये एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक फॉर्मेट है, जिसके लेफ्ट साइड पर आपको सारी एक्सपेंडिचर दिख रही है और राइट साइड पर सारी इनकम. मैं केवल हेडिंग्स पढ़ रहा हूँ जस्ट टू गो थ्रू. जैसे सैलरीज हो गई, रेंट हो गई, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ऑडिट फ़ी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गई, ऑनरेरियम हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डेप्रीशिएशन, स्पोर्ट्स मटेरियल. राइट साइड पर इनकम दिखाते हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हॉल रेंट, रिसीट्स एक्सेट्रा. इसका जो मेन पर्पस होता है इस अकाउंट को बनाने का, ये पता लगाना होता है कि उस एनपीओ में या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरे ईयर में हमें सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ. अब ये सरप्लस क्या है? बेसिकली सरप्लस तब होता है जब उस एनपीओ के अंदर, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम साइड एक्सीड कर जाती है, यानी इनकम का टोटल ज़्यादा आ जाए. यदि इनकम का टोटल ज़्यादा आता है तो हम उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं, और जो डिफरेंस अमाउंट बचता है दैट इज़ कॉल्ड आर सरप्लस. कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके सामने कि एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज़्यादा आ जाए और इनकम साइड का टोटल कम हो. तो उस केस में एक्सपेंडिचर में से इनकम डिडक्ट करके हम डेफिसिट फाइंड आउट कर लेते हैं. यानी इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ पॉसिबल है, या तो हमारे पास सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा. इसे हम फर्दर क्लासेस में आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. हम इसी को आगे प्रोसीड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ही. अब बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमने क्या क्या बातें सीखी? पहला कि इसका नेचर क्या है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. सेकंड वन इज बेसिस, ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है. एक्रूअल बेसिस मींस इनकम अर्न हुई है या नहीं हुई, हम इसको दिखाते हैं. सिमिलरली एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं या नहीं हुए, हम इन्हें शो ऑफ करते हैं. थर्ड पॉइंट है पीरियड. ये केवल और केवल करंट ईयर के लिए बनाया था, यानी इस अकाउंट में केवल करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंडिचर ही दिखाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड. हम इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम इसमें केवल और केवल रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स को ही रिकॉर्ड करते हैं. अब बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है बैलेंस. तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता. इवन हम इससे बैलेंसिंग अमाउंट निकालते हैं, जो कि क्या हो सकता है? या तो सरप्लस या फिर डेफिसिट. इसमें भी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, जो कि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम की भी हो सकती हैं. हम आगे कंटिन्यू करते हैं. कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा. एक रिसीट्स एंड पेमेंट पढ़ लिया थोड़ा सा हमने, और थोड़ा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा. तो ये आपके बुक के ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट शोज द रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली. तो क्या रेवेन्यू नेचर का होता है? नो, इट इज फॉल्स, क्योंकि इसमें रेवेन्यू के साथ साथ हम बाकी चीज़ों को भी दिखाते हैं. सेकेंड इज रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट इज एन इनकम. क्या असेट को सेल करने से जो आते हैं पैसे, वो एक इनकम होती है? इनकम वो अमाउंट होता है जो यदि आपकी बुक वैल्यू से ज़्यादा पे आप उसे सोल्ड आउट कर देते हैं. तो रिसीट्स फ्रॉम द सेल इज नॉट एन इनकम. नेक्स्ट पॉइंट इज रिसीट्स इन पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन. येस इट इज, क्योंकि इसमें केवल कैश ट्रांजेक्शंस को ही, कैश और बैंक ट्रांजेक्शंस को ही दिखाया जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे रिसीट्स आती हैं और राइट साइड पर पेमेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, सरप्लस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स. नो, यहाँ पर मेंबर्स में सरप्लस नहीं जुड़ता. सरप्लस जो भी होता है वो किसका पार्ट होता है? एनपीओ का पार्ट होता है. वो सीधा जाके उसके कैपिटल्स में जुड़ जाता है, जिसको हम यहाँ पर कैपिटल ना बोल के कैपिटल फंड बोलते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 5, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज। यस इट इज, क्योंकि इंटरप्राइज के बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जबकि एक एनपीओ होगा तो उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा। ओके, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि न्यूमेरिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल, जिसको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग बोल सकते हैं, दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे की जाती है किसी भी एनपीओ के अंदर, मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। डोनेशन रिसीव्ड और फंड सेटअप फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर क्रेडिटेड टू सेपरेट फंड अकाउंट। इसको और थोड़ा ईजी कर लेते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? जब भी किसी एनपीओ के अंदर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई डोनेशन या फंड जनरेट होता है तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है, क्योंकि वो एक क्या है, कैपिटल रिसीट है। मीन्स यानी उसके पैसे केवल उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज होने वाले हैं। जैसे किस पर्पस के लिए फंड रेज कर सकते हैं? जैसे कोई एनपीओ है, वो बिल्डिंग के लिए फंड रेज कर रही है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने के लिए कर रही है, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रही है, या कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके लिए फंड रेज कर रही है, या कोई और स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इसी से रिलेटेड अकाउंटिंग को ही हम क्या बोलते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो मेरा पर्पस था बताने का कि जब भी ऐसे पर्पसेस के लिए फंड्स जनरेट होते हैं या डोनेशन आती है तो उसको एक सेपरेट अकाउंट में दिखाते हैं, जो कि एक कैपिटल रिसीट है। कहाँ दिखाया जाता है इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर दिखाया जाता है। कब तक दिखाया जाता है? जब तक कि ये फंड का पैसा यूटिलाइज ना हो जाए। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे इसके बारे में न्यूमेरिकली हम इसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट को एक बार स्टडी करें तो क्या है? डोनेशन रिसीव्ड और फंड सेटअप फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर क्रेडिटेड टू सेपरेट फंड अकाउंट एंड आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी जब भी डोनेशन मिलेगी या फंड्स जनरेट होंगे तो उसको हम कहाँ दिखाने वाले हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। और यदि उस फंड से यदि कोई इनकम जनरेट हो रही है, इनकम फ्रॉम दीज फंड्स आर क्रेडिटेड टू फंड अकाउंट ओनली, यानी इसको इनकम अकाउंट में नहीं दिखाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। यदि कोई इनकम जनरेट हो रही है इस फंड से तो उसको डायरेक्टली ऐड किया जाएगा उसी फंड में। सिमिलरली यदि कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं उस फंड से रिलेटेड तो वो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होंगे उसी फंड से। और यदि उस फंड से रिलेटेड कोई हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट इज आर एसेट, इसलिए हम उसको कहाँ दिखाएंगे? असेट साइड पर। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या कोई इनकम हो रही है तो उसको फंड में ही जोड़ा जाएगा। और यदि इंटरेस्ट मिलने वाला है, कुछ बचा हुआ इंटरेस्ट है जिसको हम एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं, तो उसको फंड में भी जोड़ा जाएगा और असेट्स में भी दिखाया जाता है। ये कुछ बातें हैं जो हमें आगे ध्यान रखनी है, जिसको हम आगे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करेंगे इसी बात को। ओके, अब सबसे पहले हम ये जानते हैं, न्यूमेरिकली स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फंड्स होते कितने पार्ट्स के, कितने टाइप्स के फंड्स होते हैं। तो हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो हमने बेसिकली दो कैटेगरीज बनाई हैं। पहली है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड और दूसरी है रिस्ट्रिक्टेड फंड। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड वो फंड्स होते हैं जिसपे यूज को लेके कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, उसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा सकता है। वेयर एज रिस्ट्रिक्टेड फंड्स आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली। लाइक जैसे ये गवर्नमेंट फंड है, ऑन इट्स यूज फॉर स्पेसिफिक यूज, गवर्नमेंट ने कोई फंड्स दिया है आपको, कोई ग्रांट्स दी है जो कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए दी है, तो आप उसका उसी पर्पस के लिए यूटिलाइजेशन करोगे। सेकंड इज इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या होता है? अराइजिंग फ्रॉम रिक्वेस्ट और गिफ्ट, जो कि किसी से रिक्वेस्ट के फॉर्म में या गिफ्ट के फॉर्म में फॉर्म मिला है, तो इस केस में केवल इनकम पार्ट को ही यूज किया जाता है स्पेसिफिक फंड के लिए। यानी इससे जो इनकम जनरेट हो रही होगी वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगी। वेयर एज जो उसका ओरिजिनल फंड का पार्ट होगा वो एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। यदि किसी ने आपको पैसे दिए हैं कि भैया ये पैसे लीजिए और इससे आप अपना इस नॉन एनपीओ को ऑर्गेनाइज करिए और इसकी जो इनकम होगी वो आप अपने एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। वेयर एज जो इसका मेन प्रिंसिपल अमाउंट है वो एज इट इज इंटैक्ट रहे, तो ऐसे फंड को हम क्या बोलेंगे? एंडोमेंट फंड। नेक्स्ट इज एन्युटी फंड। ये फंड क्या होता है? It receives assets from the donor with condition amount periodically given to designated person or beneficiary। यानी इसमें एक पर्सन आपको कोई असेट डोनेट करता है और कंडीशन ये लगाता है कि उस पर्सन उससे होने वाली इनकम को उसके द्वारा बताए गए किसी डेजिग्नेटेड पर्सन को दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए एक पर्सन है ए, उसने डोनेट कर दिया अपना एक मान लो बंगलो और उसको रेंट पे दे रखा है और उससे इनकम जनरेट हो रही है और वो बोल रहे हैं कि ये जो इनकम हो रही है ये इस पर्टिकुलर पर्सन को आप असाइन करेंगे, इसको देते रहेंगे। और जैसे ही वो बेनिफिशियरी जिस पर्सन को उसने असाइन किया था उसकी डेथ हो जाती है या वो चला जाता है या वो छोड़ देता है अपनी प्रॉपर्टी को किसी वजह से, तो उस बेनिफिशियरी के बाद एनपीओ ही उस प्रॉपर्टी की ऑनर बन जाती है और उससे होने वाले इनकम को वो अपनी इनकम में काउंट कर लेती है। टिल टाइम वो एक एन्युटी फंड कहलाता है। नेक्स्ट इज लोन फंड। लोन देने के लिए यूज होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। नेक्स्ट इज फिक्स एसेट फंड, जो कि किसी पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए होता है।
प्राइस फंड जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड फंड के एग्जाम्पल लिए मैंने और आपके सामने कुछ अनरिस्ट्रिक्टेड फंड के भी एग्जाम्पल लिए। अब आगे बात करते हैं कि किस तरीके से इसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से बात करते रहते हैं, मैं एक इमेजिनरी वैल्यूज भी ले रहा हूँ, साथ साथ आप उसको ऑब्जर्व करेंगे बैलेंस शीट में। तो पहली बात, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर हम फंड्स को दिखाते हैं जब तक कि फंड्स का यूटिलाइजेशन ना हो जाए। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है प्राइस फंड, तो हम यहाँ पर प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे इनर कॉलम में। फिर ये देखेंगे कि क्या पूरे साल में हमें कोई प्राइस के लिए या प्राइस फंड के लिए कोई डोनेशन तो रिसीव नहीं हुई। यदि कोई डोनेशन प्राइस फंड के लिए रिसीव हुई होगी तो उसे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज, मान लेते हैं कई बार क्या होता है, जो फंड हमने जनरेट किया जिसका नाम है जैसे सपोज प्राइस फंड, उसे हमने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, तो उस इन्वेस्टमेंट को भी हम असेट साइड पर दिखा देंगे। आप दिख रहा है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, उसके बिगिनिंग में परसेंटेज भी लिखा हुआ है। ये परसेंटेज इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे आइडिया रहे कि इस इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है ये बात। तो बेसिकली 2-3 चीज़ें बताई मैंने अभी कि आपने सबसे पहले प्राइस फंड दिखाना है, फिर उससे रिलेटेड डोनेशन यदि कोई रिसीव हुई है वो जोड़ देनी है, और यदि हमने उस प्राइस फंड के पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसे असेट साइड पे दिखा देना है। अब यदि हमने इसको इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियस है कि वहाँ से कुछ इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट जो मिल चुका है वो भी हम यहाँ जोड़ देंगे फंड के अंदर, हाँ जोड़ देंगे फंड में। और यदि मान लीजिए उससे कोई इंटरेस्ट मिला नहीं है, मिलना बाकी है, तो उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। दोबारा बता रहा हूँ ये बात को, यदि हमने कहीं इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट तो असेट साइड पे आ रही है, बट उससे यदि इंटरेस्ट मिल चुका है वो भी फंड में जुड़ेगा। दिख रहा है आपको, देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड। और यदि इंटरेस्ट मिलना बाकी है तो वो भी उसी फंड में जुड़ेगा, और साथ साथ उसे असेट साइड पर भी दिखाएंगे क्योंकि अभी मिलना बाकी भी है। तो बेसिकली 5 चीज़ें हो गई, पहले फंड, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद डोनेशन, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट की 2 ट्रीटमेंट हो गई, रिसीव होगा तो केवल एक जगह दिखाया जाएगा, प्राइस फंड में जोड़ेंगे, और यदि एक्रूड इंटरेस्ट है तो उसको 2 जगह दिखाया जाता है, पहले फंड में जोड़ा गया और बाद में असेट साइड पर भी दिखाया गया। इतना करने के बाद आपके पास टोटल फंड की वैल्यू निकल आती है, जिसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया इनर साइड पर। फिर ये देखते हैं कि क्या उस फंड से रिलेटेड कोई खर्चे हुए हैं, क्योंकि प्राइस फंड बनाया गया है तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा, तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर प्राइस अवार्ड किए जाएंगे और वो खर्चा है हमारा। तो यदि प्राइस अवार्ड किए गए हैं तो उस प्राइस अवार्डेड को हम इसमें से माइनस कर देंगे जस्ट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्राइस फंड। तो हमने क्या किया, जो प्राइस फंड का बैलेंस हमारा निकला था उसमें से प्राइस अवार्डेड माइनस कर दिए। इससे हमारा प्राइस फंड का एट प्रेजेंट जो बैलेंस बचा है वो निकल आएगा यहाँ से। दैट इज आवर ट्रीटमेंट एज फार एज फंड इज कंसर्न्ड। ओके, अब इसी को हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने केस नंबर 1 है और आपको प्राइस फंड और प्राइस अवार्डेड और उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, केवल 2 ही इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेट इज प्राइस फंड और दूसरा है प्राइस अवार्ड्स या अवार्डेड। तो आपको कहाँ दिखाना है इसे, बैलेंस शीट में दिखाना है। कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में। कौन सी साइड पर, लायबिलिटी साइड पर। कहाँ लिखेंगे, प्राइस फंड। जैसा पिछला फॉर्मेट मैंने आपको बताया था उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए दिख रहा है आपको, प्राइस फंड दिखाया, फिर उसके बाद ये इसमें चेंजेस करे हमने। वापस आते हैं तो प्राइस फंड का बैलेंस इस बार कितना गिवन है हमें, 50,000, और हमें प्राइस अवार्ड्स कितने दे रखे हैं, 12। तो मैंने बताया आपको फंड्स में से हमने प्राइस अवार्ड्स माइनस कर दिए। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें कोई डोनेशन, कोई भी प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट या कोई इंटरेस्ट नहीं गिवन था, इसलिए डायरेक्टली हमने केवल फंड में से प्राइस अवार्ड्स माइनस कर दिए। तो हमें पता लग गया कि हमारे पास फंड का एट प्रेजेंट बैलेंस कितना बचा है, 38। दैट इज आवर आंसर। और यदि इस क्वेश्चन में मान लीजिए प्राइस फंड के अलावा कोई और खर्चा दे रखा होगा जिसका प्राइस से रिलेटेड कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उस खर्चे को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए हमें मैच एक्सपेंस दे रखा है कि मैच एक्सपेंस है, प्राइस एक्सपेंसेस नहीं है, तो आपने क्या करना है, मैच एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पर। दैट इज अ सेपरेट पार्ट। इसका फंड से कोई लेना देना नहीं है, फंड में केवल फंड से रिलेटेड ट्रीटमेंट होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए फंड भी गिवन है आपको, मैच फंड गिवन है, इस बार मैच एक्सपेंसेस गिवन है, और आपको इसके अलावा एक इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो पहला आपने मैच फंड दिखा दिया, मैच फंड के अंदर आपने माइनस कर दिए मैच के एक्सपेंसेस जो आपको गिवन थे, और यदि कोई इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है या एक्रू हो रहा है तो वो इंटरेस्ट भी आपने इसमें जोड़ दिया। तो आपका बैलेंस कितना निकल आया, 68। ये मैच से रिलेटेड फंड था इसलिए मैच की ट्रीटमेंट करी। अब इस क्वेश्चन में यदि मान लीजिए कोई अलग से खर्चा दे रखा है, जैसे एग्जांपल मैंने ले रखा है प्राइस अवार्डेड,
कितना है 19,000, क्योंकि उसका मैच से कोई लेना देना नहीं है, मैच के लिए मैच से यूज नहीं होना वो पैसा, इसलिए उसको हम अलग एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ दिखा देंगे, एक्सपेंडिचर साइड पर। इसके अलावा इसमें एक और बात भी इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपको इसमें मैच फंड इन्वेस्टमेंट भी गिवन होता, तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट हम कहाँ दिखाते, असेट साइड पर दिखा देते। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट असेट्स में आ जाएगी, मैच फंड हमने दिखाया, मैच एक्सपेंस माइनस के इंटरेस्ट जोड़ दिया और मैच फंड इन्वेस्टमेंट को यहाँ दिखा दिया। इसके अलावा यदि प्राइस का कोई खर्चा दे रखा है जिसका रिलेशन मैच फंड से नहीं है, उसको आपने एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके बाद। ओके, इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं हमें प्राइस फंड भी गिवन है, डोनेशन भी गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव भी हो रहा है और इंटरेस्ट एक्रू भी हो रहा है और प्राइस पे खर्चे भी हो रहे हैं। ये सेम फॉर्मेट हो गया जैसे हमने बिगिनिंग में लिया था। तो सबसे पहले मैंने बताया प्राइस फंड दिखाइए आप, फिर यदि कोई डोनेशन रिसीव हो रही है उसको उसमें जोड़ दीजिए, ऐड डोनेशन। फिर अभी आपको यदि कोई प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दे रखी है उसे आप असेट्स में दिखा दीजिए। अगेन यहाँ पर जैसे दिख रहा है 10%, तो वो ये 10% वो इंटरेस्ट है जो इस इन्वेस्टमेंट में मिलने वाला है। तो यदि आप 1 लाख रुपये का, यदि 1 लाख का 10% निकालेंगे तो इट विल कम टू 10,000 रुपीज़। कितना मिलने वाला है, 10,000। बट आपको दिख रहा है कि हमें इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है, केवल 45। यदि 10,000 आपको इंटरेस्ट मिलना था और मिला केवल 4,500 है, तो कितना नहीं मिला, तो वो है 5.5। तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रिसीव को केवल आपने प्राइस फंड में जोड़ना है, वेयर एज इंटरेस्ट एक्रूड जो रह गया है, जो कि मिलना बाकी है, उसे आप दोनों तरफ दिखाएंगे। एक तो फंड में भी जोड़ेंगे, तो फंड में हमने कितना जोड़ दिया, 5500। 5500 कैसे आया, क्योंकि 10,000 मिलना था उसमें से 4500 मिला। 10,000 कैसे मिलना है, 10% ऑफ 1 लाख। तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है, जिसमें से 45 मिल चुका है, 5500 नहीं मिला है। तो 5500 आपका इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, जो कि हमने लायबिलिटीज में भी दिखा दिया और असेट्स में भी लिख दिया, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आपने देखना है कि प्राइस रिलेटेड कोई खर्चे दे रखे हैं, तो प्राइस अवॉर्डेड दे रखे हैं हमें, या प्राइस एक्सपेंसेस भी हो सकते थे, तो वो हमने माइनस कर देने हैं। तो फाइनली वी गेट आवर आंसर कि हमने प्राइस फंड का बैलेंस कितना बचा है हमारा, 1,07,500। अब एक और एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू करते हैं, देखिए इसको भी। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, हाउ द फॉलोइंग डील विद वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। क्लब मीन्स एनपीओ। आपको कोई एनपीओ के लिए फाइनल अकाउंट्स बनाने और आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप कैसे दिखाएंगे। अगेन देखते हैं, जैसे गिवन है मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट और मैच एक्सपेंसेस। जैसे हमने डिस्कस किया था बिल्कुल उसी मैनर में लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा, मैच फंड का बैलेंस कितना है, 80,000 लिख दिया हमने इनर साइड पर। फिर हमें दे रखा है मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया था ये कहाँ दिखाते हैं, असेट्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, असेट, तो असेट साइड में दिखा दिया 72,000। इसके अलावा हमें इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक आइटम और दे रखी है, वो है मैच फंड बैंक बैलेंस। इन्होंने बैंक बैलेंस भी मेंटेन किया, तो बैंक बैलेंस अगेन इज एन असेट, तो उसको भी कौन सी साइड दिखा देंगे, असेट साइड पर। ठीक है, इसका आपके फंड से कोई लेना देना नहीं है, तो आपने 3500 बैंक बैलेंस भी दिखा दिया। अब बात आती है इनकम की, तो इंटरेस्ट आपने मैच फंड इन्वेस्टमेंट से कमाया, ये वो है जो रिसीव कर लिया। तो कितना रिसीव किया, 2880, तो आपने 2880 इसमें क्लब कर देना है। तो आपके पास फंड था 80,000 और आपने इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट अर्न किया 22,880 जोड़ दिया, और फाइनली आपको मैच के खर्चे भी दे रखे हैं जो कि 5500 है, वो आपने इसमें से माइनस कर दिए। तो मैच फंड में इंटरेस्ट जोड़ा और खर्चे माइनस करके दिखा दिए, और दोनों असेट्स जो कि इन्वेस्टमेंट और बैंक बैलेंस है वो असेट्स में दिखा दिया। अब लास्ट एग्जाम्पल एक और डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ए क्लब शो द अमाउंट्स ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी यहाँ भी हमने ट्रीटमेंट ही करनी है। अगेन यहाँ पे मैच एक्सपेंस, मैच फंड, डोनेशन और प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स, ये कुछ दे रखी हैं चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको बताया मैच फंड कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। तो हमने दिखाया मैच फंड कितना 24, तो आपको 24,000 दिख रहा है मैच फंड, यहाँ पर हमने दिखा दिया। फिर देखना है कि पूरे साल में डोनेशन कितनी मिली, तो हमें डोनेशन मिल रही है 40,000, वो इसमें जोड़ दी। जोड़ने के बाद हमारे पास मैच फंड का बैलेंस कितना हो गया 64। फिर हमने देखना है मैच से रिलेटेड कोई और इनकम भी आई है, तो हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, वो है सेल करने से। तो मैच की टिकट्स बेच रहे हैं तो मैच फंड में ही जाएगी वो पैसे, क्योंकि मैच से रिलेटेड इनकम है। तो हमने वो 15,000 भी इसी मैच फंड में क्लब कर दिया। तो हमारे पास जो मैच फंड का बैलेंस निकला है वो है 79,000। कितना आ गया 79। बट हम बिगिनिंग में दे रखे हैं मैच एक्सपेंसेस हमें गिवन है जो कि है 1,02,000। तो ये स्पेसिफिक केस हो गया। आपको दिख रहा है कि हमारे पास फंड में पैसे पड़े हैं केवल 79 और खर्चा हो गया 1,02,000। तो क्या उस फंड से उन खर्चों को कवर किया जा सकता है? ये पहला ही केस है जिसपे पिछले एग्जाम्पल्स में ऐसा नहीं हुआ था। हमारे पास फंड ज़्यादा होता था और खर्चे कम होते थे, हम इजीली डिडक्ट कर पाते थे। बट इस बार क्या हुआ कि हमारे पास फंड में कम अमाउंट है जबकि खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। तो मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, जितना हमारे पास फंड है हम उतना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस 1,02,000 के दो पार्ट कर लिए।
दो पार्ट क्यों करें, क्योंकि जितना हमारे पास फंड है उतना अलग कर लिया और बाकी पार्ट अलग कर लिया। तो आपको पास दिख रहा है फंड है 79, तो हम 1,02,000 को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, जो अवेलेबल है और जो नहीं अवेलेबल। तो अवेलेबल है 79, तो 1,02,000 में से अवेलेबल 79 को अलग कर दिया और बाकी 23 को अलग। तो 79 को जो अलग किया वो हमने मैच एक्सपेंसेस के नाम से यहाँ से डिडक्ट कर दिए, क्योंकि फंड में 79 थे और हम खर्चे मैक्सिमम कवर अप कर सकते थे 79, तो 79 करके हमने फंड को नील कर दिया। मगर अभी भी मैच के खर्चे बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल खर्चे 1,02,000 थे, जबकि हमने कवर अप किए केवल 79। तो हमारे पास अभी भी खर्चे कितने बच गए हैं, 23,000। ये खर्चे हैं, तो इसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं, और उसकी लेफ्ट साइड यानी एक्सपेंडिचर में वो एक्सेस अमाउंट जो बच गया है, आउट ऑफ 1,02,000 हमने केवल 79 ही कवर किया। कितना कवर किया, 1,02,000 में से हमने केवल 79 कवर किया। इसका मतलब अभी भी हमारे पास पैसे कितने बचे हुए हैं, ये 23,000, तो दैट इज आवर एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से हम फंड की ट्रीटमेंट यहाँ पर करते हैं। मुझे लगता है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आपको बाकी प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉर्ट आउट हो गई होंगी, जो कि फंड से रिलेटेड, फंड्स की ट्रीटमेंट के टाइम पर काम आती हैं। तो हमने आज फंड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्पल डिस्कस किए, मुझे लगता है आपको ये समझ में भी आए होंगे। तो आप घर पे बैठ के इसको प्रैक्टिस करेंगे अब आगे, और फंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, और कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए वो मेरे से आप बात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप घर पे बैठ के इसको अच्छे से रिव्यू करेंगे और तैयारी करेंगे क्वेश्चंस की भी, और असाइनमेंट यदि कोई भेजा जाता है तो आप उसको भी स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम इसको आगे फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।